अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 30 जून 2025। हम बात करेंगे अहम तरीन डेवलपमेंट्स और मौज़ूआत के ऊपर जो आज के एक दिन में हुई हैं। एक तो जुड़ी है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। आपको पता है मखसूस नशिस्तों का जो नजरसानी केस का फैसला आया, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आईनी बेंच के अपने सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साबित हो रहे हैं अब तक। और उनका एक ऐसा इकदाम है जो कि मुतनाज़ कर गया है उस फैसले को जो कि 27 जून को जारी किया गया। 10 जो जजेस थे आईनी बेंच के, उनकी जानिब से, और उसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के बारे में आईनी बेंच का एक बड़ा झूठ भी सामने आ गया है। तनाज़े से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा दरवाजा खटखटा दिया है सुप्रीम कोर्ट का, और इलेक्शन कमीशन को भी फैसले पर अमल दरामद के लिए मुशावरतें एक मरतबा फिर जरूरत पड़ी है, क्योंकि इससे पहले भी जब फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन को नहीं करना था तो उन्होंने 1 दर्जन इजलास किए थे, और अब भी उन्हें फैसले पर अमल दरामद के लिए दोबारा से मुशावरतें करनी पड़ी हैं। और उसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये भी आपके साथ रखूंगी और सामने रखूंगी। और आगे हम ये बात करेंगे कि इमरान खान के मुकदमात की क्या लंबी छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये कि मखसूस नशस्तों के केस में जो फैसले पर अमल दरामद है, उसके रास्ते में जस्टिस अमीनुद्दीन खान रुकावट कैसे हैं। हुआ कुछ ये था कि आपको हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, ये नई अपडेट नहीं है, लेकिन जस्ट 1 मिनट में, कि 12 जुलाई का फैसला पिछले साल आया, उसका तफसीली फैसला आया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। दैट इज अनदर स्टोरी। 26वीं आईनी तरमीम हो गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपनी मर्जी का बेंच जो है वो बनाने के लिए भी बहुत अरसे, तकरीबन 5 महीने का इंतजार, 6 महीने का इंतजार 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी करना पड़ा। जब पूरी फील्डिंग सेट हो गई, सारे जज साहिबान अपनी मर्जी के आ गए, जिनके ऊपर कंप्लीटली जो है वो ये इन्हिसार किया जा सकता था कि अगर हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि सिविल कानून के माहिर जज साहब हैं, समझे जाते हैं, उनको अगर आईनी बेंच की सरबराही दी जाएगी तो उनके साथ कम से कम 6 ऐसे जज साहिबान होने चाहिए जो कि मेजॉरिटी बने, और मेजॉरिटी बनकर जो ये मखसूस नशिस्तों की नजरसानी की दरख्वास्तें हैं, इनको अलाउ कर दें। जब ये तमाम तर फील्डिंग सेट हो गई, बेंच बना दिया गया, 6 मई 2025 को पहली समात हुई। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने पहली ही समात के ऊपर इलेक्शन कमीशन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला को आड़े हाथों लिया और उनसे पूछा कि भाई फैसले पर अमल दरामद किया है। जब वहां पर इलेक्शन कमीशन के पास, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो खैर वकील आए नहीं थे, उनके पास कोई जवाब बन नहीं पाया, तो उसके बाद जो है वो जाहिर है कि रेस्क्यू करने के लिए अमीनुद्दीन खान साहब ने बड़ी कोशिश की। इन दोनों जज साहिबान ने सख्त तरीन ऑब्जर्वेशंस दी, और उस दिन तो जस्टिस हाशिम काकड़, जो कि काजी फईद ईसा जिनके मेंटोर हैं, वो भी बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दे रहे थे, लेकिन फिर फैसले में उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान का भरपूर साथ दिया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी 6 मई को जो है वो बेंच से अलग हो गए, और बेंच से अलग होने के बाद दोनों जज साहिबान ने एक अपना फैसला लिखा। उस फैसले को जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर शाया होने नहीं दिया, नहीं दिया, और जारी होने ना देने के खिलाफ जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत लिखा, और साथ में ये भी कहा कि ऐसा नहीं होता था पहले कभी, और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो आईटी डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि चीफ जस्टिस ने नए ज़ाब्ते बना दिए, और उसके मुताबिक ये, बल्कि उसके बाद जो है वो नए ज़ाब्ते सामने आ गए जिनमें ये कहा गया था कि जब तक जो बेंच का सरबराह होगा वो अलाउ नहीं करेगा तब तक इख्तिलाफी आवाज़ें सामने नहीं आएंगी, जो कि एक बहुत ही एब्सर्ड किस्म की रीजनिंग के बगैर बात है कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। जब तमाम तर जज साहिबान बराबर है तो चीफ जस्टिस जनाब याया खान अपने तय जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पास करते चले जा रहे हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर वो कोई रीजनिंग देना भी जरूरी नहीं समझते। जैसे उन्होंने अभी हाल ही में छुट्टियों से मुतालिक कह दिया कि अब जो है वो एनओसी लेना होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और उसको जोड़ दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि ट्रैवल इंथुजिस्ट है, वो कहीं नहीं जा सकेंगे। तो बहरहाल ये तमाम तर जो है वो मामलात और इकदाम हुए, और उसके बाद क्या हुआ कि आईनी बेंच जब आकर बैठा था 6 मई के बाद, तो 6 मई को चीफ जस्टिस ने, सॉरी, आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने फरमाया था कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी खुद बेंच में शामिल होना नहीं चाहते, और उनका जो इख्तलाफ है, उनका जो ये जो नजरसानी खारिज करने का फैसला है, इसको हतमी फैसले के साथ जब बेंच का मुकम्मल फैसला हो जाएगा उसके साथ शामिल किया जाएगा। फिर क्या हुआ, 27 जून को ये मुकदमा खत्म हुआ, और 1.5 महीने के बाद, बल्कि तकरीबन 2 महीने के बाद जब ये फैसला हो रहा था, तो उस वक्त हमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत ढूंढना पड़े। जब हमने तहरीरी फैसले के ऊपर देखा तो सिर्फ 10 जज साहिबान के दस्तखत थे, और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत मौजूद नहीं थे।
आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान और आईनी बेंच ने उनके साथ मुत्तफिका तौर पर, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल मंदोखी और दीगर जज साहिबान शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा ये झूठ बोला, इसको झूठ ही कहेंगे, कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो इसी बेंच का हिस्सा है, जबकि उन दोनों जज साहिबान ने अपने जारी फैसले के अंदर ये बड़ा क्लियर किया कि अब वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। वो ये केस सुनने से माजरत नहीं कर रहे, लेकिन ये केस आप सुन ही कैसे सकते हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इनिशियली अमल दरामद ही नहीं किया, तो नजरसानी कैसी? और फिर जब तमाम तर जज साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस इरफान सादत खान, ये तमाम तर जज साहिबान जब मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाजिर सर्विस जजेस हैं, रिटायर्ड उनमें से कोई नहीं हुआ, तो आप उनके फैसले पर नजरसानी बाकी जज साहिबान को बिठाकर कैसे कर सकते हैं? और वो जज साहिबान जो कि उस जुडिशल कमीशन के जो है वो तवस्सुत से इस आईनी बेंच के अंदर भी शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आए, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बना है और अभी उसकी अपनी लीगैलिटी और अभी उसकी अपनी लेजिटिमेसी जो है वो तय नहीं हुई, वो जायज़ है, नाजायज़ है, ये भी सब तय नहीं हुआ, आइन और कानून के मुताबिक है, ये भी तय नहीं हुआ। तो आपने उस सब के को जो है वो शामिल करते हुए अवाम पाकिस्तान के मैंडेट से जुड़े साम तरीन मुकदमे में ये सब कर दिया। इस तमाम तर तनाज़े के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुस्तकिल ये कहते रहे और ये झूठ कहते रहे कि वो दोनों जज साहिबान भी जो है वो शामिल हैं इस जो अक्सरियती जजेस हैं उनके साथ। और फिर क्या हुआ, फिर कंट्रोवर्सी ऐसे लैंड हुई कि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर जो कि 11 जजेस बकिया रह गए थे उनमें शामिल थे, वो भी केस सुनने से माजरत कर गए, तो फिर उनकी राय को शुमार नहीं किया गया। तो जब उनकी राय को शुमार नहीं किया गया, उनकी ज़ाहिर बात है राय पूछी भी नहीं गई, उन्होंने आखिरी दिन जो है वो मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद अब तनाज़ा ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अपना इक़दाम जिसमें उन्होंने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया है, उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को जारी करने के नतीजे में अब कुछ अपडेट ये है कि वो एक मुतनाज़ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, उसके ऊपर सिर्फ़ 10 जज साहिबान के दस्तखत उनके नाम दर्ज हैं, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का दर्ज नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हामिद खान साहब के तवज्जुह से दरख्वास्त दायर की है, कहा है कि आपने तो खुद कहा था ना 6 मई को कि इन दोनों जज साहिबान की राय शामिल होगी तो उनके दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जारी कर दीजिए। अवाम पाकिस्तान का मामला है, अवाम के मैंडेट से बराह रास्त जुड़ा है, आर्टिकल 17 बुनियादी हकूक में से एक के साथ जुड़ा मामला है, तो इसमें कम से कम एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो जारी होना चाहिए। दूसरा अहम तरीन जो इसके अंदर आज ही की अपडेट है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हामिद खान साहब जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही खास तौर पर आईनी बेंच को जो इस वक्त बना हुआ है, ये जो मखसूस नशिस्तों के केस में था उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जो है वो हामिद खान साहब की दायर इस दरख्वास्त को लेने ही से यानी रजिस्ट्रार ऑफिस ने माजरत कर ली और कहा कि आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए जो है वो दरख्वास्त दे दें, हम आपको नकूल फराहम कर देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी होना चाहिए। आपको याद होगा जब पंजाब के पी इलेक्शंस के मामले पर जस्टिस बंदयाल ने सूमोटो लिया था और वो इंतखाबात की डेट का इशू था और सदर मुमलिकत को नहीं देते ये तमाम तर मामले के ऊपर जब उन्होंने सूमोटो लिया था तो उस वक्त जो है यही निज़ाम था। आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो तब करता धरता था, इन्होंने बाकायदा तौर पर दुनिया ऊपर नीचे कर दी थी। ये हमारे टीवी चैनल्स जो हैं हर वक्त सिर्फ यही चलाते थे कि भाई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करें। फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी ना होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने तब इंतखाबात जो है वो पंजाब के अंदर नहीं कराए थे, जिसको ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। तब तो 26वीं तरमीम नहीं हुई थी, लेकिन तब से ये रविश शुरू हुई। तब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोकी, जस्टिस याया आफरीदी एक सफ में खड़े होकर कह रहे थे इस निज़ाम के साथ, उस पीडीएम के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दीजिए। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बगैर जो है वो ये ऑर्डर तो बनता ही नहीं है इलेक्शन कराने का। 4 जज साहिबान ने जो है वो खारिज कर दिया है इलेक्शन कराने का मामला, सू मोटो ही नहीं उन्होंने जो है वो कबूल किया। तो फिर 2-3 जजेस की राय कैसे शुमार होकर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करे? वहां से इलेक्शन कमीशन को ये रास्ता दिखाया गया कि भाई हजूर ये लें, आपकी मर्जी है, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए। और उसके बाद रविश यहाँ तक आई कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह इस निज़ाम में दूसरी जानिब खड़े थे, काजी फैज़ के भी मुखालिफ खड़े थे, जस्टिस अतर मिनल्ला भी उनके साथ खड़े थे और वो अवामी मैंडेट की बात करते हुए उन्होंने 12 जुलाई को फैसला दिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले पर भी अमल नहीं किया और अब उसके रिव्यू केस के अंदर दोबारा वो इनिशियली जो इलेक्शन का मामला था उसकी तरह ये जो है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिसकी वजह से पहले आईने पाकिस्तान के अंदर दर्ज जो शिके हैं उनको यानी एक तरह से आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी पहले ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की वजह से की गई, तो अब भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो अहम तरीन है। और इसी ज़िम्न में एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दरख्वास्त की है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सलमान अकरम राजा के तवस्सुत से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर जो फैसला है उसकी मुसद्दका नकूल देने का जो है वो मुतालबा किया है। और साथ ही में आज ही के दिन की एक और अहम अपडेट ये भी है कि जहाँ ये सब कुछ हो रहा है उसके साथ ही कल एक अहम तरीन इजलास होना है
اور अहम तरीन इजलास क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए। ज़ाहिर-सी बात है आपके मेरे हम सब के ज़हन में जिस किस्म का ये निज़ाम अब बना दिया गया है, उसमें पहला सवाल तो यही आता है ना कि कौन से इजलास? हुकूमत तय करके आती है, आके हुज्जत तमाम होती है इजलासों की और उसके अंदर फैसला वही होता है जो कि इस वक़्त ताकतवर हलकों का की मंशा और मर्ज़ी है। जस्टिस सरफराज डोगरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस जो अतीक शाह हैं वही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट होंगे और इस तरह अपना मनमाना नाम वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी लगा देंगे। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस याह्या खान साहब, चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान साहब की जो है वो बेहतरीन इस वक्त उनकी पसंद भी हैं, उनकी नॉमिनी भी हैं, तो देखना है कि उनका तकर्रुर नहीं किया जाएगा, क्या इस तनाज़े को वंस फॉर ऑल ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्या एक प्लान बी के तौर पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को चीफ जस्टिस और जस्टिस सरफराज डोगर को आईनी बेंच का सरबराह नहीं बना दिया जाएगा। ये सब कुछ जो है वो अभी कल के इजलास से तय होगा। ये आलिया पार होगा कि क्या जस्टिस याह्या खान जो हैं, चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान, उनकी कोई से है, रही सही या नहीं है, मुकम्मल तौर पर ही जो है वो तमाम तर चीज़ें फ़तह हो गई हैं। बहरहाल आखिरी चीज़ और अहम चीज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है, जिस नोटिफ़िकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल यानी 1 जुलाई से 31 अगस्त यानी 2 माह के लिए गर्मियों की तातीलात होने जा रही है और इस दौरान सिंगल बेंचेस तो अवेलेबल होंगे, लेकिन जो डिवीज़न बेंचेस हैं उनमें जो डिवीज़न बेंच अवेलेबल है, उसमें वो बेंचेस अवेलेबल नहीं है जिनमें इमरान खान की ज़मानत के मुकदमात थे, यानी जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच नहीं है, बल्कि जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का बेंच है और जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस आज़म खान का बेंच है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज़ या जस्टिस बाबर सत्तार को एज़ यूजुअल जो पिछले 1 डेढ़ महीने से प्रैक्टिस चल रही है, कोई डिवीज़न बेंच नहीं दिया गया। उन जज साहिबान के दिए गए फैसलों को यूं करके उड़ा दिया जाता है, उनको कोई डिवीजन बेंच नहीं दिया जाता ताकि उनके कोई भी फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सतह पर हतमी तसव्वुर होकर सुप्रीम कोर्ट में ना चले जाएं। तो बहरहाल जस्टिस सरफराज डोगर जितने बेहतरीन अंदाज में सर्व कर रहे हैं, उसमें तो ये कहना जो है वो इस वक्त बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जिनसे निज़ाम को मसला ही ये था कि इमरान खान के जितने मुकदमात हैं, साइफर का मुकदमा, तोशाखाना का मुकदमा, आई होप सो इद्दत में निकाह का मुकदमा भी, बल्कि नहीं, इद्दत में निकाह का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सतह पर नहीं आया, सॉरी, माय अपॉलजीज़। एक और मामले पर भी मैंने आपसे माज़रत करनी है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं, उनको को काबिल भरोसा इसलिए करार नहीं दिया जा सकता कि इमरान खान के सारे मुकदमात में जो बरीत अभी तक हुई है, यानी साइफर में और तोशाखाना में, वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बेंच में शामिल थे। ठीक है कि जस्टिस आमिर फारूक भी थे, लेकिन इनको जो है वो मेन ड्राइविंग सीट पे आप कह सकते हैं कि वो थे जब इमरान खान को ज़मानत दी जाई थी। तो बहरहाल उन पर कितना रिलाई किया जा सकता है, ये एक अलग कहानी है। फिर ये 6 जजेस में ख़त लिखने वालों में भी थे। बहरहाल उसके बाद उनका किबला जो है वो कुछ दुरुस्त कर दिया गया और फिर उन्होंने वो मुज़ाहमत का रास्ता छोड़ दिया और उन्होंने इस निज़ाम के साथ रज़ामंद होकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो कायम मुकाम नहीं, आर्ज़ी जज के तौर पर हल्फ़ लेने का भी जो है वो फ़ैसला कर लिया और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में भी हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत मुफ़स्सिल इस बारे में बात की, तो कल देखना होगा कि चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान जो हमें 3 मुलाकातों के अंदर मुसलसल ये कहते रहे कि वो सीनियरिटी के मामले पर रज़ामंद नहीं है, तो वो क्या करेंगे? और आखिर में ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अब छुट्टियाँ हैं और छुट्टियों के दौरान इमरान खान का मुकदमा लगने का का कोई इम्कान जो है वो हमें नज़र नहीं आता। आखिर में एक गलती की तस्दीक करना चाहती हूँ। गुज़िश्ता रोज़ भी और इससे पहले भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का केस था, उसके हवाले से मैं बात करी थी, तो मैंने 2 मरतबा ग़ालिबन इसके ऊपर डिस्कशन की कि सदर ज़रदारी को छुट्टी के दिन नोटिफ़िकेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, इसमें उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है और उस इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर उन्हें बेंच से ख़तरा हो सकता है। लेकिन मेरी गलती इसमें ये थी कि मैं इंट्रा कोर्ट अपील को मुसलसल जो है ना वो नज़रसानी के साथ कन्फ्यूज़ कर रही थी। इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जो बेंच होता है वो जिस बेंच ने फ़ैसला दिया होता है उस बेंच का कोई भी जज इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच के अंदर शामिल नहीं होता और अगर 5 जजेस ने फ़ैसला सुनाया तो 7 जजेस जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील सुनते हैं और अगर 7 जजेस ने सुनाया है तो 9 या 10 या 11 जितने भी जजेस ऑड नंबर में या इवन नंबर में वो बेंच में बैठकर मुकदमे को सुनते हैं, यानी बड़ा बेंच बनता है और वो जजेस नहीं होते। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील तो जो है वो मुस्तकबिल में हमें मुकर्रर होती नज़र नहीं आ रही और अगर तो होगी तो उसमें ये 5 जजेस तो वैसे माइनस हैं, टोटल 15 जजेस जो है वो नॉमिनेटेड हैं। 5 माइनस कर दें 10 बचे, उसके पीछे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखिल वैसे इस बेंच में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वो जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, वहाँ पे वो इसी मामले के ऊपर अपनी आरा दे चुके हैं।
और ऐसे हो गए 7 जजेस बाहर और फिर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी काबिल भरोसा नहीं है, तो ऐसे हो गए 9 जजेस, बाकी बचे 6 जजेस। तो 6 जजेस पर मुश्तमिल बिल्कुल बेंच बनाया जा सकता है, फिर वो जूनियर जजेस होंगे और उन जूनियर जजेस में से जो है वो किसको, जस्टिस हसन नज़र रिज़वी को जो है वो सरबराही देकर ये तमाम तर मामला पकड़ाया जाएगा या नहीं, इससे पहले उनके ऊपर अभी तक ये निज़ाम जो है वो इतना मेहरबान नहीं हुआ कि उनको कोई सरबराही दी जाए। बहरहाल ये मेरी गलती थी जिसकी तस्दीक करना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी कहा, कुछ लोगों ने मैसेज करके भी बताया। मेरी माज़रत कबूल कीजिए, कभी-कभी कुछ चीज़ें मतलब इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ें जो है वो ऊपर-नीचे दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन मेरी गलती है, उसको मैं तस्लीम कर रही हूँ और आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इंट्रा कोर्ट अपील का हक दिया गया है, उस इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जजेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, वो वाले नहीं होते जिन्होंने फैसला दिया होता है, तो ये वाला केस जो है वो डिफरेंट होगा। फिर हमारी समझ से बाहर है कि जब ये सब भी नहीं हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट फिक्स भी नहीं कर रहा था, तो सदर ज़रदारी को छुट्टी के दिन, इतवार के दिन सब 11-12 बजे नोटिफ़िकेशन करने की के लिए जो है वो मंज़ूरी देने की क्या ज़रूरत थी? वो आज भी कर सकते थे, वर्किंग डे था। मगर बहरहाल जैसे कि मैंने पहले आपको कहा, स्क्रिप्ट राइटर्स या तो बहुत डफ़र है या फिर स्ट्रेट अवे वो जानबूझ के ऐसा करता है ताकि मुस्तक़बिल में अगर कभी तनाज़ा निकले, तो वो इन गलतियों की बुनियाद पर इस सारी एक्सरसाइज़ को अनडू कर सकें। फ़िलवक़्त मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।